बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 24 फरवरी है, सोमवार का दिन है। नाज़रीन इकराम, DGI SPR एक अहम तरीन मुलाकात कर रहे थे और इस अहम तरीन मुलाकात के अंदर बहुत ही अहम लोग थे, यानी सिविल सोसाइटी के लोग थे, डॉक्टर्स थे, वकला थे, प्रोफेसर्स थे, यानी कि इंक्लूडिंग वो तमाम, यानी वो तमाम लोग मौजूद थे कि जो मुआशरे के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं या एक पब्लिक ओपिनियन बनाने में बड़ा किरदार जिनका होता है, जो सोशल फैब्रिक को मजबूत करते हैं, ये जिनके दम से ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तमाम लोग एक अहम तरीन मुलाकात के अंदर मौजूद थे। और इस मुलाकात के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बाहर आकर इस पूरी मुलाकात का कच्चा चट्ठा बताया कि अंदर क्या हुआ। DGI SPR साहब ने ये क्यों कहा कि अगर आपको ये पसंद नहीं है मुल्क, तो मुल्क छोड़ के चले जाओ। वहां पर जब खातून खड़ी हुई तो खातून ने जब कहा कि आपने PTI के ऊपर जुल्म किया और ताबड़तोड़ सवाल किए, तो तब माहौल अंदर क्या बन गया। ये एक बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई DGI SPR के साथ। पहले सन है लम्स, लम्स के अंदर जो कुछ हुआ वो आपको अंदाजा है, और अब ये खबर नाज़रीन कराम सामने आ रही है। तो इस खबर की क्या तफसीलात हैं, PTI के बारे में सवाल करने वाली वो खातून कौन थी जिन्होंने ताबड़तोड़ सवाल किए, और उसके ऊपर DGI SPR के पास क्या जवाब थे, या जवाब थे भी या नहीं थे, या लाजवाब हो गए, और उन्होंने किसको कहा कि मुल्क छोड़कर चले जाओ, अगर नहीं तुम्हें इस मुल्क ये पसंद नहीं है तो उसको छोड़ के चले जाओ, या हम तुम्हारा, ये तुम्हें समझते हो कि फौज तुम्हारे साथ नहीं है तो छोड़ दो इस मुल्क को। ये क्या सिचुएशन है, और एनी शाहिदीन ने क्या बताया। मैं रिकॉर्डिंग आपके सामने रख दूंगा, मैं वो रिकॉर्डिंग आपके सामने रखूंगा जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद शख्स थे, उन्होंने बजाते खुद क्या देखा, क्या कहा, वो जरा उसके ऊपर बात करेंगे। ये अहम तीन खबर है आज, इसके ऊपर कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। चार और बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ सामने रखनी है। क्रिकेट कल पाकिस्तान हार गया, उसके बाद हमने ये देखा कि एक ऐसी चीज हुई जो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई। क्रिकेट मैच हारने के बाद प्रॉपर अदारे के ऊपर तनकीद हुई। इसकी क्या वजह है, क्या जस्टिफाइड है, नहीं जस्टिफाइड है, और इदारा इसको किस तरह से ले रहा है, और कल से ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्रिकेट हारने के बाद भी इदारे के ऊपर तनकीद हो रही है, इदारे से मुताबिक मैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात करूं, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद हो रही है। इसकी क्या वजह है और इसकी क्या रीजन, असल असल क्या ताने बाने हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ को लेकर 2 ट्वीट्स और आए हैं अमेरिका से, और ये काफ़ी खतरनाक ट्वीट्स और मामला जो है वो अब स्वीयर होता चला जा रहा है, और लोग इसके बारे में अब इस मामले को जो है ना वो सीरियसली लेना शुरू हो चुके हैं। जो फैसला साज हल्के हैं वो इस मामले को सीरियसली ले रहे हैं। ये तीसरी बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। चौथी बड़ी खबर नाज़रीन किराम बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान के अंदर हालात इस कदर जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि 50 किलोमीटर का इलाका बताया जाता है कि जहां पर मुकम्मल जो है वो शायद इख्तियारात खत्म हो चुके हैं। सिबी से बोलान तक इस वक्त की क्या सूरत हाल है, वहां पर क्या हो रहा है, और किस तरह से जो है ना वो सड़कों के ऊपर लोग दंदनाते फिर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने रखूंगा एक अली मिर्जा साहब का जो नया शगुफा जो उन्होंने छोड़ा है, कोशिश करेंगे कि उनको उन्हीं की ज़बान के अंदर जवाब दे सकें। जिस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फितना जमात कह रहे हैं और कहानियां सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर ज़रा लॉजिकल बात कर सकें, हम ज़रा उनको लॉजिकल जो है वो जवाब दे सकें। तो 4-5 बड़ी खबरें हैं नाज़रीन किराम, मैं कोशिश करता हूं कि इनकी तफसील आपके सामने रख दूं, एक दरखास्त के साथ कि अगर आपको लगता है कि हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हैं और आपको पता है कि हमारी हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है, तो हमारा साथ जरूर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। नाज़रीन किराम, DGI SPR ये जो मुलाकात की जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ, इसके अंदर मैं बता देता हूँ असल में सूरत हाल क्या थी। सूरत हाल नाज़रीन किराम ये थी कि इस वक्त कोशिश की जा रही है इदारे के अंदर, इस बात का फैसला किया गया है कि लोगों का ओपिनियन बनाया जाए, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी के अंदर ख़ास तौर पर इदारे के हवाले से कुछ जज्बात अच्छे नहीं हैं। तो सीनियर लेवल के ऊपर लोगों से इंटरेक्ट करने का फैसला किया गया, ख़ास तौर पर स्टूडेंट से, नौजवानों से, इसके अलावा प्रोफेसर से, शायरों से, डॉक्टर्स से, वकला से, सिविल सोसाइटी के तमाम बड़े लोगों से, ताकि वो तमाम लोग जिन्हें हम माशरे के अंदर ओपिनियन लीडर्स कहते हैं, फ़ौज उनके सामने अपना मौक़िफ़ रख सके और बता सके कि भाई हमारा इस मैच से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी ही एक मुलाकात नाज़रीन किराम बुलाई गई, जिसके अंदर बताया जाता है कि एक ब्रिगेडियर साहब ने जो है वो पहले आधे घंटे की जो है ना वो प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन दी कि भाई हमारे चैलेंजेस ये हैं। उसके बाद DGI SPR आए और DGI SPR से आके कुछ सवाल हुए। वहां पर नाज़रीन किराम एनी शाहिद अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद थे, और इन्हीं अब्दुल्ला मलिक साहब ने शाकिर अमान साहब को इंटरव्यू दिया। अब उन्होंने क्या कहा जरा मैं आपको वो सुनवाता हूँ, और उसके बाद हम बताते हैं कि असल में एक्चुअली ये बात हुई क्या और किस तरह से हुई। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं, और अब्दुल्ला मलिक साहब का कह रहा था। आप ये कहना चाहते हैं कि फौज आपके साथ नहीं है, तो अगर हम नहीं है और आप ये मुल्क के साथ नहीं है और हम आपका दिफा नहीं कर रहे, तो आप किसी और मुल्क में चले जाएं।
क्या उन्होंने कहा कि आप मुल्क छोड़ दें? आप किसी और मुल्क में चले जाइए। ये जरा थोड़ा बता दें, मुझे भी नहीं समझ आई। DGI का इस पे जवाब था कि अगर आपको ये मुल्क पसंद नहीं है और हम आपको दफा नहीं कर सकते तो आप किसी और मुल्क में चले जाए अपनी मर्जी के। वो बड़े फिर हैरान हुए, हम भी बड़े हैरान हुए कि ये सवाल उनको तो नहीं कहना चाहिए, तो शहरियों का मुल्क है। फिर उन्होंने फिर कहा जनाब आप ये गलत कह रहे हैं, मैं क्यों किसी मुल्क में चले जाऊँ, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं, इदारे के साथ है। क्या इदारा हमारे साथ है कि नहीं है? फिर उन्होंने कहा अच्छा आप ये कहना। तो ये नाज़रीन इकराम अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, ये एनी शाहिद हैं, और ये बता रहे हैं कि हमने एक शख्स ने खड़े होकर सवाल किया और वैसे बताया कि जनाब जो पहले, अब वो गिलानी साहब जिनके बारे में ये जिक्र बता रहे हैं, कहते जी उन्होंने कहा जी पहले जो आपकी पॉलिसी थी, वो नून लीग का कोई बंदा था जिसने ये सवाल किया, और कि पहले जो आपकी पॉलिसी थी हम उसके खिलाफ थे, हम उसके साथ नहीं थे, अब आपकी जो पॉलिसी है वो हम आपके साथ है, तो क्या इदारा हमारे साथ है? अब वो चुकने की कोशिश कर रहे थे DGI साहब, गलत मतलब समझ गए, उन्हें लगा कि उनको तहरीक इंसाफ का इम्प्लांटेड बंदा आ गया है, हमने तो गलती कर दी है, ये तो स्क्रीनिंग ठीक नहीं हुई है। तो भाई उस वहाँ पर हुआ ये कि DGI साहब अब्दुल्ला मलिक साहब के मुताबिक, जो कि उस महफिल के अंदर उसके अंदर मौजूद थे, जिनकी रिकॉर्डिंग बताते खुद आपने सुन ली है, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अगर आपको ये मुल्क पसंद नहीं है तो इस मुल्क को छोड़ दीजिए। इसके ऊपर जो शुरका है वो बड़े हैरान हुए। एक तो चले सवाल का जवाब ही वो उलट समझ गए ना, लेकिन जो भी है, चाहे तहरीक इंसाफ का भी बंदा हो, DGI का ये कहना कि तुम्हें पसंद नहीं है मुल्क तो मुल्क छोड़ के चले जाओ, ये एक बड़ी बड़ी हैरान कुन है। यानी कि जो यहाँ पे मौजूद है उन्हें कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, जो बाहर मौजूद है उन्हें कहते हैं कि भाई तुम बाहर हो, तुम्हारा इस मुल्क से क्या लेना देना, ठीक है। तो ये एक बड़ी एक अजीबोगरीब और एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है नाज़रीन इकराम। ऑब्वियसली जिसके अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकला करते हैं और सूरत हाल ख़राब ही हुआ करती है। इस यहाँ पर इसी महफिल के अंदर एक खातून फिर खड़ी हुई और इस खातून ने खड़े होकर सवाल किया कि भाई जो कुछ PTI की खवातीन के साथ हुआ, आपका उसमें क्या लेना देना है, आपका उसके बारे में क्या कहना है, आपके ख्याल में क्या वो दुरुस्त हुआ? जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज़बर तशद्दुद हुआ, आप ये कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई इन चीज़ों से कोई लेना देना है। तो उन्होंने जनाब सरेआम सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारा किसी किसी सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इंटेलिजेंस एजेंसियां, ना ही ISI, ना ही कोई और एजेंसी इस किसी भी किस्म के इस मामले में इन्वॉल्व है, और ना ही हम ये करते हैं। बल्कि बात जो है वो धांधली की भी हुई वहाँ पर कि भाई जो धांधली शांधली आप करवाते हो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा जी हमारा कोई लेना देना नहीं होता धांधली शांधली से। हाँ, इस दफ़ा आपको पता है कि जनाब वो वहाँ पर जो है वो अफसरान, सिविल अफसरान जो है वो तैनात थे, जुडिशरी के लोग नहीं थे। यानी कि ये DGI भी मान रहे हैं, वो कहते हैं जी जो गड़बड़ हुई है उन्होंने की। इसका मतलब है दो चीजें हैं, एक तो ये बात वो मान रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, दूसरी बात ये वो ये मान रहे हैं कि जो वहां पर जो सिविल अफसरान थे उनकी तैनाती गलत थी, क्योंकि उन्हें लगा कौन सी जमात ने आगे आना है तो फिर उन्होंने उसकी फेवर की। इसके अगर हम अब्दुल्ला मलिक साहब की बात सुने जो कि यानी शाहिद और वो बाहर आके बता रहे हैं, तो उसका मतलब है कि DGI भी मान रहे हैं कि वहां पर गड़बड़ हुई और वो सिविल अफसरान ने की और सिविल अफसरान की तैनाती गलत थी वहां पर, और वो खुद उन्होंने अपना पल्लू झाड़ दिया। उन्होंने कहा जी हमारा कोई लेना देना नहीं। अब ये अवाम को पता है, अवाम फैसला करने वाली है कि किसका ताल्लुक था और किसका ताल्लुक नहीं था। दूसरा नाज़रीन इकराम, दूसरी खबर ये है कि कल आपको पता है कल से हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है उसके बाद इदारे के ऊपर तनकीद हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद हो रही है। इसकी वजह क्या है, मैं उसकी वजह आपको बता देता हूं। देखिए असल में इसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी साहब का डायरेक्ट लेना देना है। जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB हैं तो हमें पता है कि मोहसिन नकवी साहब किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो क्यों आए हुए हैं। तो उन और एक एम्बिग्यूअस, और कुछ लोग तो खुलकर नाम ले रहे हैं, जैसे कि जुबैर नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको पता है इमरान खान के भांजे भी हैं, इमरान खान की कज़न के बेटे हैं, इमरान खान का भांजा जुबैर नियाजी और PTI का रहनुमा है। इन्होंने जो लिखा वो मैं आपके सामने बता देता हूँ वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी ये शख्स यानी कि जो मोहसिन नकवी है, ये शख्स पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का रिश्तेदार है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी के लिए PCB चीफ है। गैर आनी तौर पर 13 महीने पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना रहा, बगैर किसी जमात का हिस्से हुए सेनेटर बनवाया गया। पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला भी यही है, अमेरिका के तरले का जिम्मेदार भी है। ये जुबैर नियाजी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो PTI के लोग तो ये बयानियां बना रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि भाई ये जो क्रिकेट के मैच के अंदर आप हार गए हैं और जिस तरह से जिस जिल्लत आमेज तरीके से शिकस्त हुई है उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लगाए हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ऑब्वियसली फिर तनकीद जो है वो डायरेक्ट इस तरफ जाएगी। बल्कि समीना पाशा साहबा की बात सुने, वो क्या कह रही है। उन्होंने कहा कि जिनसे ट्रेनिंग कराई है उनके जीतने का एक ही तरीकाकार है कि उसके बोर्ड के नंबर बदल दो। जिनसे टीम सेलेक्ट कराई है उन्हें सेलेक्ट करने का एक ही मेरिट है कि बूट कौन अच्छे पॉलिश करता है। जिनसे सर्जरी कराई है वही बीमारी की जड़ है। तो पाकिस्तानियों मैच का ये हाल होना था। मेरा जाती ख्याल ये है कि क्रिकेट हारने का कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। देखिए नाज़रीन, कोई भी मुल्क जुज़वी तौर पर ऊपर नहीं जाता, यानी ऐसा नहीं होता कि आपका मुल्क ओवरऑल नीचे जा रहा हो और आपकी कोई स्पोर्ट्स बहुत ऊपर जा रही हो, ऐसा नहीं होता। जो जवाल होता है या जो अरूज होता है वो कुल्ली होता है,
وہ جزوی نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ پوری قوم اوپر جا رہی ہوتی ہے تو آپ کی ساری سپورٹس بھی اوپر جا رہی ہوتی ہیں. بھارت کا یہی حال ہے, ان کی پوری قوم اوپر جا رہی ہے تو ان کی سپورٹس بھی اچھی جا رہی ہے. اس کے اندر کوئی مائنڈ کرنے کی بات ہی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہی نہیں ہے. تو کرکٹ کے اندر جو ہے وہ جو ہم ہار گئے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اوور آل ہماری پوری قوم کا ہی بیڑا غرق ہوا ہے. دوسرا ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سچویشن, ایک اور اہم خبر سنیے, وہ خبر آرمی چیف کے حوالے سے ہے. آرمی چیف کے اوپر ناظرین کرام ٹویٹس کے اوپر ٹویٹس جو ہے وہ آتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ میں آپ کو جو ولسن کا ٹویٹ بتا دوں, انہوں نے پھر دوبارہ سے ٹویٹ کیا ہے کچھ 12-14 گھنٹہ پہلے. انہوں نے کہا جی پاکستانی ملٹری ٹیکنگ دی اکانومی, پاکستان ملٹری ٹک اوور دا اسٹیٹ, all are doing badly, عاصم منیر ریسٹور ڈیموکریسی. تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے زلمے خلیل زاد نے بھی, اب یہ جو ولسن کا آپ کو پتا ہے, میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بار بار یہ کون آدمی ہے. اسی طرح سے زلمے خلیل زاد, وہ زلمے خلیل زاد کا بھی آپ کو پتا ہے بہت دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں, بڑا نام ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی the military dominates Pakistan's politics and government. According to FT, it's taking over the country's economy. Of course, it is in the charge of the security. The result is that all three are doing badly. The military must reform and focus on what should be core mission, national security. اور آگے وہ لکھ رہے ہیں فری عمران خان. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس وقت پاکستان کی جو فوج ہے اس کو صرف نیشنل سیکورٹی کے اوپر توجہ دینی چاہیے. تو دنیا بھر سے اس طرح کی ناظرین کرام تنقید ہو رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ معاملہ خراب کرتی چلی جا رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے کسی بھی قسم کے لیے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر اس نام لے کر اس طرح سے کبھی بھی ماضی کے اندر تنقید نہیں ہوتی رہی ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح سے کھل کھلا کے تنقید ہو رہی ہے, اور یہ بات کسی بھی طرح سے پاکستان کے فیور میں نہیں ہے. پاکستان کے فیور میں اس طرح کی مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. چاہے اور اس کا ایک ہی حل ہے, ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہوں. اندر کے آپ نے ایک جو امپریشن ہے کہ بھئی ایک سیاستدان کو جان بوجھ کر رگڑا جا رہا ہے, اندر کا جو امپریشن ہے کہ عمران خان کو جان بوجھ کر جو ہے نا وہ غیر ضروری طور پر جیل میں رکھا گیا, اگر یہ امپریشن درست ہوگا تو ساری چیزیں جو ہے وہ آٹومیٹکلی درست ہو جائیں گی. اچھا جناب, اگلی خبر سن لیجئے. اگلی خبر ناظرین کرام بلوچستان کے حوالے سے ہے. یہ بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے. صورتحال ناظرین کرام یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو 50 کلومیٹر کا علاقہ ہے, خاص طور پر سبی سے بولان تک, وہ ناظرین کرام وہاں پر جو ہے وہ اس وقت ہتھیار بند لوگ کھڑے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ تو انہیں BLA کے لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مین شاہراہوں پر ان کا مکمل قبضہ ہے. یہ ہر گزرنے والی گاڑی, بس, ٹرک کی تلاشی لیتے ہیں. اور معاملہ تو یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہاں پر MPA ہیں وہ گزرے ہیں, کیا نام ہے ان کا, لیڈی صاحب. تو لیڈی صاحب کی گاڑی انہوں نے پکڑ لی, ان کا اسلحہ قبضے میں لے لیا. لیڈی صاحب نے اوپر سے کہیں سے جو ہے وہ سفارشیں کروائیں اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ جان چھوٹی ہے. تو جناب ہماری توجہ تو اس طرف ہونی چاہیے, چیزیں تو ہماری اس طرف ہونی چاہیے, لیکن معاملات ہمارے کسی اور طرف جا رہے ہیں جو کہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے. ایک اور خبر ناظرین کرام جلدی سے, جو کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں اس کو فنش کرتا ہوں, وہ محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ہے. مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اب ان کا اللہ ہی حافظ ہے. محمد علی مرزا صاحب ان کی میں بڑی عزت کرتا تھا, میں ان کو واقعی طور پر دلی طور پر پسند کرتا تھا, کیونکہ ان کی سوچ مذہب میں ایک جدت کی سوچ تھی, ایک برداشت کی سوچ تھی, اور یہ درمیانی بات کرتے تھے, کسی کی سائڈ میں کٹتے تھے. لیکن اب شاید لگتا ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو گئے. محمد علی مرزا صاحب لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو گئے. اب ان کی بات سنیے. وہ کہتے ہیں جی میرے ہزاروں بچوں فوج کے اوپر بطور ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں, تو یہ کام TTP کے 1000 بندے قتل کرنے سے بھی بڑا قتل ہے. میں اس پاکستان کا نظریاتی قتل سمجھتا ہوں. میرے بچے کا کلاس فیلو کیڈٹ چھوڑ کر آ گیا ہے, کیڈٹ کالج چھوڑ کر آ گیا ہے. لیڈر کی محبت میں جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے کیا مستقبل ہونا ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے. 3 چیزیں انہوں نے کہی. نمبر 1 PTI فتنہ ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ PTI والے کر رہے ہیں یہ TTP کے 1000 بندے قتل کرنے سے بھی زیادہ ورسٹ ہے. اور نمبر 3 وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بطور ادارہ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں. یار افسوس کی بات ہے ویسے محمد علی مرزا صاحب کے اوپر. نمبر 1 یہ کسی بھی طرح سے یعنی کہ یہ فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ PTI فتنہ ہے, تو بھائی باقی سارے بھی اس کا مطلب ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی بات کرتی ہے, حکومت بھی یہی بات کرتی ہے, تو آپ ان کا ماؤتھ پیس ہے, آپ ان کو مزید جواز فراہم کر رہے ہیں PTI کے اوپر مزید ظلم جبر ستم کرنے کا. خواتین کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی زبان گنگ ہو جاتی ہے, آپ اس کے اوپر بولتے نہیں ہیں. لوگوں کے اغوا ہوتے ہیں, آپ اس کے اوپر بولتے نہیں ہیں, اور یہاں پر آپ جو ہے وہ اس طرح کی بات کریں. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں جی 1000 بندے یعنی کہ 1000 بندے قتل کرنے سے, یعنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج تک وہ جتنا تحریک وہ جو TTP نے نقصان پہنچایا
पहुंचाया पाकिस्तान को, वो उतना नुकसान नहीं है जितना तहरीक इंसाफ नुकसान पहुंचा रही है। यानी ये बात समझ में भी आती है, यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को आप फितना कह रहे हैं। यानी मैं इसके ऊपर बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं लिहाज कर रहा हूँ इनका, ठीक है। फिर वो बता रहे हैं जी मेरे हज़ारों बच्चे फ़ौज के बतौर इदारा खिलाफ हो गए। नहीं, फ़ौज के बतौर इदारा कोई नाज़रीन किराम खिलाफ नहीं, फ़ौज को के खिलाफ कोई भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल इन जनरल लोग बतौर इदारा फ़ौज के खिलाफ हैं। हाँ, जायज़ तनकीद जहाँ पर होती है वो जायज़ तनकीद करते हैं, लेकिन बतौर इदारा खिलाफ नहीं है। ये गलत बयानी है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। तो मैं तो मिर्ज़ा साहब को यही कहूँगा, थोड़ा खौफ खुदा करें, जो बच्ची कुछ इज़्ज़त है उसको बचाएं। ये ना हो एट द एंड ऑफ द डे आपका हाल जो है वो मुफ्ती कवि जैसा हो जाए, माजरत के साथ। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।